द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है, भले ही हमें इसका सीधे तौर पे एहसास न हो कि भाई देश की आर्थिक सेहत को कैसे मापा जाए। हम इस पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है और इसके लिए कौन से तरीके बेहतर हैं। ये सारी चर्चा उस जानकारी पर आधारित है जो हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का या कहिए बहस का मुख्य सवाल ये है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है या कितनी अच्छी चल रही है, ये जानने का सबसे सही पैमाना कौन सा है। क्या हमें बाजार की कीमतों पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस को देखना चाहिए, या फिर आधार कीमतों पर आधारित सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए एट बेसिक प्राइसेस अर्थव्यवस्था की ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है? एकदम सही। ये बहस इन्हीं दो तरीकों के इर्द गिर्द घूमेगी, जैसा कि हमें मिली जानकारी में बताया गया है। तो मैं ये पक्ष रखूंगी कि बाजार मूल्य पर जीडीपी, जिसे हम जीडीपी एमपी भी कहते हैं, एक ज्यादा व्यवहारिक और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बेहतर आंकड़ा है। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं ये दलील दूंगा कि आधार मूल्य पर जीवीए यानी जीवीएबीपी आर्थिक गतिविधि, खासकर उत्पादन यानी सप्लाई साइड की कहानी ज्यादा साफ और सटीक ढंग से बताता है। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का ज्यादा प्योर माप है, आप कह सकते हैं। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी एमपी अर्थव्यवस्था के कुल आकार और उसकी सेहत को मापने का सबसे कारगर और दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। सीधी सी बात है, ये एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी अंतिम चीजों और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य दिखाता है। और जैसा स्रोत सामग्री में भी साफ है, जीडीपी आमतौर पर बाजार मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है। ये वो आखिरी कीमत है जो हम और आप बतौर ग्राहक चुकाते हैं। इसीलिए ये अर्थव्यवस्था में कुल मांग यानी टोटल डिमांड को दिखाता है। और यही वजह है कि जब अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करनी हो या सरकार को बड़ी आर्थिक नीतियां बनानी हो, तो जीडीपी एमपी ही सबसे जाना माना पैमाना है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जीडीपीएम इतना पॉपुलर क्यों है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसका इस्तेमाल बहुत होता है। लेकिन क्या ये सबसे सही तरीका है? यहीं पर मेरा मतभेद है। मेरा मानना है कि आधार मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीएबीपी आर्थिक गतिविधि का ज्यादा बुनियादी और सटीक माप है, खासकर जब हम ये देखना चाहते हैं कि असल में उत्पादन कितना हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था की सप्लाई साइड कितनी मजबूत है। देखिए, जीवीए हमें बताता है कि किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया में हर इंडस्ट्री ने हर स्टेज पर असल में कितना मूल्य जोड़ा है, और जो जानकारी हमारे पास है वो भी यही कहती है कि जीवीए की गणना आधार मूल्य पर होती है। अभी आधार मूल्य क्या है? इसे आप यूं समझ लीजिए कि ये वो पैसा है जो उत्पादक या बनाने वाले को असल में मिलता है। इसमें से उत्पाद पर लगने वाले टैक्स, प्रोडक्ट टैक्सेस घटा दिए जाते हैं और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडीज जोड़ दी जाती हैं। तो ये हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें टैक्स और सब्सिडी के असर को हटा दिया गया है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर जैसे खेती, उद्योग, सेवाएं असल में कितना योगदान दे रहे हैं। स्रोत सामग्री में भी इसे जीडीपी की तुलना में ज्यादा शुद्ध कहा गया है, और मुझे लगता है ये शब्द काफी अहम है यहाँ। आपने जीवीए की गणना के आधार मूल्य की बात की और कहा कि ये उत्पादक का नजरिया दिखाता है। ठीक है, ये विश्लेषण के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर अर्थव्यवस्था की असली कहानी तो बाजार में ही लिखी जाती है ना? बाजार मूल्य वो कीमत है जो ग्राहक आखिरकार चुकाता है, और यही वो पैसा है जो कंपनियों के पास पहुंचता है। जीडीपी एमपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री के फॉर्मूले मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स में भी दिखता है। अब आप कहेंगे कि ये टैक्स तो सरकार लगाती है, पर भाई ये सरकारी कमाई का जरूरी हिस्सा है और चीजों और सेवाओं की आखिरी कीमत तय करते हैं। इसी से तो मांग और पूरी आर्थिक गतिविधि पर असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बाजार मूल्य पर जीडीपी हमें अर्थव्यवस्था की उस हकीकत के ज्यादा करीब ले जाता है जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। ये पूरी तस्वीर दिखाता है। मैं इसे जरा दूसरे ढंग से देखता हूँ। देखिए, आधार मूल्य पर जीवीए की खूबी ही यही है कि ये सरकारी दखलंदाजी मतलब टैक्स और सब्सिडी के असर को हटाकर हमें उत्पादन के असली मूल्य की झलक देता है।
आपने जो सूत्र बताया, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो खुद ही ये इशारा कर रहा है कि बाजार मूल्य में टैक्स और सब्सिडी का घालमेल है। जीवीए हमें उत्पादन की असल लागत और मुनाफे के ज्यादा करीब ले जाता है। ये दिखाता है कि अलग अलग सेक्टर बिना सरकारी नीतियों के सीधे असर के अपने दम पर कितना मूल्य बना रहे हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आपके लिए शायद ये जानना ज्यादा जरूरी होगा कि आपकी लागत क्या है और आपको माल बनाने से असल में कितना मिल रहा है, बजाय इसके कि बाजार में ग्राहक क्या कीमत दे रहा है जिसमें टैक्स वगैरह शामिल हैं। तो जब हमें किसी सेक्टर की सेहत समझनी हो या ये देखना हो कि कौन सा उद्योग कितना कुशल है, तो जीवीए ज्यादा मददगार साबित होता है। अच्छा, तो आप जीवीए की शुद्धता पर जोर दे रहे हैं। मैं समझती हूं आपकी बात। अगर किसी को सिर्फ ये देखना हो कि टैक्स नीतियों के बिना अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, तो जीवीए शायद बेहतर लगे। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जीडीपीएमपी अपनी व्यापकता, मतलब अपने कवरेज की वजह से अर्थव्यवस्था की कुल सेहत समझने के लिए ज्यादा काम का है। ये पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्नैपशॉट देता है। इसमें सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि फाइनल खपत कैसे हो रही है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सरकार कितना खर्च कर रही है, ये सब शामिल होता है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर कितनी गहमा गहमी है, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो आखिरी लेन देन पर असर डालते हैं। जैसे मान लीजिए त्योहारों का मौसम है, लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो ये जीडीपीएमपी में ज्यादा साफ दिखेगा क्योंकि वो अंतिम मांग को पकड़ता है। लेकिन यहीं पर मुझे एक दिक्कत नजर आती है। क्या ये व्यापकता कभी कभी गुमराह नहीं कर सकती? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने अचानक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया। अब क्योंकि ये चीजें लगभग हर चीज की लागत में शामिल होती हैं, तो बाजार में ज्यादातर चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका नतीजा क्या होगा? जीडीपीएमपी का आंकड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि बाजार मूल्य बढ़ गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि देश में असल में ज्यादा चीजें बनी या ज्यादा सेवाएं दी गईं? शायद नहीं। हो सकता है उत्पादन उतना ही रहा हो या शायद थोड़ा कम भी हो गया हो क्योंकि महंगाई से मांग घटी। जीवीए इस तरह की बढ़ोतरी को नहीं दिखाएगा जो सिर्फ टैक्स बढ़ाने से हुई है। वो हमें बताएगा कि असल में फैक्ट्रियों ने, किसानों ने, सेवा देने वालों ने कितना मूल्य बनाया। स्रोत सामग्री में जो कहा गया है कि जीवीए जीडीपी की तुलना में ज्यादा शुद्ध है, उसका यही मतलब है। ये हमें अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत का ज्यादा सही अंदाजा देता है, ना कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ने से बढ़े हुए आंकड़े का। ये शुद्धता नीति बनाने वालों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो समझ सकें कि अर्थव्यवस्था वाकई में तरक्की कर रही है या सिर्फ आंकड़ों का खेल है। मैं मानती हूँ कि जीवीए का इस्तेमाल किसी खास सेक्टर, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग या कृषि, के विश्लेषण के लिए वाकई बहुत उपयोगी है, ये जानने के लिए कि कौन सा उद्योग कैसा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जब बात बड़े पैमाने पर आर्थिक नीति बनाने की आती है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की या दुनिया के दूसरे देशों से अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना करने की, तो जीडीपीएमपी ही राजा है कहना पड़ेगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ हो या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सभी बड़ी संस्थाएं देशों के विकास का अनुमान लगाने, उनकी आर्थिक सेहत का आकलन करने के लिए जीडीपीएमपी का ही इस्तेमाल करती हैं। भारत में भी, जैसा स्रोत सामग्री में जिक्र है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जीडीपी की गणना प्रमुखता से करता है और अभी आधार वर्ष 2011-12 चल रहा है। सरकार अपने घाटे का लक्ष्य यानी फिस्कल डेफिसिट टारगेट तय करती है, देश पर कितना कर्ज है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, इसका हिसाब रखती है, आर्थिक विकास का लक्ष्य यानी ग्रोथ टारगेट तय करती है। ये सब कुछ जीडीपीएमपी के आधार पर ही होता है। जीवीए को मुख्य बनाना मतलब प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जीडीपीएम का चलन ज्यादा है और ये एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो हमेशा सबसे अच्छी या सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाली हो, ये ज़रूरी तो नहीं। मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जब हमें किसी खास सेक्टर की नब्ज पकड़नी हो या उद्योगों के लिए नीतियाँ बनानी हो, तो जीवीए कहीं ज़्यादा काम का है। जीवीए हमें अलग अलग सेक्टर, खेती, उद्योग, सेवाएं के प्रदर्शन को ज्यादा बारीकी से और सटीकता से देखने का मौका देता है। स्रोत सामग्री में जीवीए निकालने का जो तरीका बताया गया है, अंतिम उत्पाद के मूल्य से मध्यवर्ती खपत का मूल्य घटाना, वो खुद दिखाता है कि ये कैसे वैल्यू चेन को समझने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि विकास का इंजन कौन से सेक्टर खींच रहे हैं और कहाँ दिक्कतें हैं जिन्हें सरकारी मदद की जरूरत हो सकती है। सोचिए, अगर किसी खास सेक्टर का जीवीए लगातार गिर रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है कि उस सेक्टर में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
जीडीपी शायद इस बारीक तस्वीर को छुपा ले, खासकर अगर दूसरे सेक्टर अच्छा कर रहे हों या टैक्स कलेक्शन बढ़ गया हो। जीवीए नीति निर्माताओं को ज्यादा सटीक निशाना लगाने में मदद करता है, ज्यादा फोकस्ड पॉलिसी बनाने में। आपकी बात में दम है कि जीवीए क्षेत्रीय या सेक्टोरल विश्लेषण के लिए बेहतर है, लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है ना, ये एक पूरी इकाई है। जीडीपी एमपी हमें उस पूरी तस्वीर को एक साथ देखने में मदद करता है, जिसमें सारे अंतिम लेन-देन शामिल हैं। ये हमें बताता है कि बाजार में कुल मांग कितनी है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सरकार कितना खर्च कर रही है, और आखिरकार यही चीजें आर्थिक विकास को आगे बढ़ाती हैं। जहां जीवीए उत्पादन यानी सप्लाई साइड पर ज्यादा ध्यान देता है, वहीं जीडीपी एमपी मांग यानी डिमांड साइड और अर्थव्यवस्था के अंतिम आकार को दिखाता है। और सच कहूं तो यही आंकड़ा निवेशकों के भरोसे और पूरी आर्थिक सोच के लिए ज्यादा मायने रखता है। अगर जीडीपी एमपी बढ़ रहा है तो आमतौर पर माना जाता है कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, भले ही जीवीए की कहानी थोड़ी अलग हो। ये एक दिलचस्प नजरिया है, हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से कहूंगा। हाँ, जीडीपी अंतिम मांग को दिखाता है, लेकिन जीवीए हमें ये बताता है कि उस मांग को पूरा करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की सप्लाई क्षमता कितनी है, हमारी उत्पादन क्षमता कितनी मजबूत है। दोनों ही जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बुनियादी सेहत, उसकी बनावट और लंबे समय तक चलने वाली तरक्की की क्षमता को समझना चाहते हैं, तो जीवीए हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर देता है। जैसा मैंने पहले कहा, टैक्सेस और सब्सिडी से प्रभावित जीडीपी एमपी कभी-कभी असल आर्थिक रुझानों को धुंधला कर सकता है। मान लीजिए सरकार ने किसानों को भारी सब्सिडी दे दी, इससे शायद कृषि जीवीए थोड़ा बढ़े, लेकिन हो सकता है जीडीपी एमपी पर इसका असर उतना न दिखे या किसी और रूप में दिखे। जीडीए हमें सब्सिडी के असर को हटाकर यह देखने में मदद करता है कि खेती सेक्टर अपने आप में कितना कुशल है। इसलिए एक शुद्ध आंकड़े के तौर पर जीवीए का अपना खास महत्व है, खासकर जब हम भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का अंदाजा लगा रहे हो। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि बाजार मूल्य पर जीडीपी आर्थिक गतिविधि का एक समग्र यानी सबको समेटने वाला, दुनिया भर में माना जाने वाला और व्यवहारिक माप बना हुआ है। ये अर्थव्यवस्था का अंतिम आकार, कुल मांग दिखाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से है, जो बड़ी आर्थिक नीतियों का आधार बनता है। ये वो आंकड़ा है जिसे निवेशक, सरकारें और आम लोग सबसे ज्यादा देखते और समझते हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि आधार मूल्य पर जीवीए हमें उत्पादन पक्ष और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों के योगदान की एक ज्यादा साफ, टैक्स के असर से मुक्त और शुद्ध तस्वीर देता है। ये क्षेत्रीय विश्लेषण औद्योगिक नीति बनाने और अर्थव्यवस्था की असल उत्पादन क्षमता को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें बताता है कि पर्दे के पीछे, मतलब प्रोडक्शन साइड पर क्या चल रहा है। तो ये तो साफ है कि जीडीपी एमपी और जीवीएबी दोनों ही राष्ट्रीय आय और आर्थिक गतिविधि को समझने के लिए अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी सीमाएं हैं। ये एक ही आर्थिक सिक्के के दो अलग-अलग पहलू दिखाते हैं, एक बाजार की तरफ से, दूसरा उत्पादक की तरफ से। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी बातचीत का मकसद ये नहीं था कि हम किसी एक को दूसरे से बेहतर साबित कर दें, बल्कि ये दिखाना था कि आर्थिक प्रदर्शन को कई नजरियों से देखा जा सकता है और हर माप हमें अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अलग और जरूरी जानकारी देता है। और हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उसमें राष्ट्रीय आय से जुड़े और भी कई पहलू हैं, जैसे असली यानी रियल बनाम सांकेतिक यानी नॉमिनल जीडीपी, फिर जीएनपी, एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट, जिन पर भी गहराई से सोचने और बात करने की काफी गुंजाइश है। शायद किसी और दिन उन पर भी चर्चा हो।